हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि सूर्यकिरण बैच का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके समक्ष हो चुका है। शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में सूर्यकिरण बैच के आलोक में हम लोग अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। 3 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। हाल ही में आपको अवगत करा दिया गया है कि सूर्यकिरण बैच की कक्षाएं नियमित होंगी, यानी कि सप्ताह में प्रत्येक दिन क्या होगा, आपको सूर्यकिरण बैच के माध्यम से शिक्षण अभिरुचि की कक्षाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसका टाइमिंग भी आज आपको अवगत करा दिया गया है। प्रत्येक दिन क्या है 10 बजे आपको क्या है वीडियोज अवेलेबल होंगी। आज संडे था, इस नाते हमें कुछ और भी कार्य आपके लिए करने थे, तो आज इस नाते 10 बजे शिक्षण अभिरुचि की जो वीडियो है, जो कक्षा है, वो आपको उपलब्ध नहीं हो पाई थी। लेकिन हम संडे में भी क्या है शिक्षण अभिरुचि की जो वीडियो है या जो कक्षा है वो आपके सामने ला रहे हैं। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं ही कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही कक्षाएं चल रही हैं, और आपके पाठ्यक्रम में अभी हमने एक ही शब्दावली को उठाया हुआ है, भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय शिक्षा व्यवस्था। भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय शिक्षा व्यवस्था का प्राचीनतम संदर्भ आपने डिस्कस कर लिया है, मध्यकालीन संदर्भ भी आपने डिस्कस कर लिया है। अभी फिलहाल जो आपकी चर्चा बनी हुई है वो आधुनिक संदर्भ पर बनी हुई है। आधुनिक संदर्भ के संदर्भ में कल की कक्षा के माध्यम से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी थी। हालांकि ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये आगे भी आपके सामने आती रहेगी, लेकिन फिलहाल आज की चर्चा कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज की चर्चा में मैंने कल ही आपको बोला था ना कि मैं कुछ चीज़ें होल्ड पर रख रहा हूं, जिन चीज़ों को आज मुझे आपके सामने लाना ही था। तो मामला आज की चर्चा में हम भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आज जो हम लोग प्रमोट करेंगे वो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करके चलेंगे, यानी कि आधुनिक शिक्षा को क्या है प्रमोट करके चलेंगे। और आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में अंग्रेजों के क्या प्रयास रहे हैं उन पर तो हम लोग खैर आज आने ही वाले हैं, और अंग्रेजों के प्रयासों को मैं 2 तरीके से दिखाऊंगा। प्रयास नंबर 1 तो आपका आज आ जाएगा, और प्रयास नंबर 2 क्या है वो आपका कल की कक्षा में आ जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के प्रयास से पहले हमें भारत में ही कुछ ऐसे करैक्टर्स कैलकुलेट करके चलने पड़ते हैं जो आधुनिक शिक्षा की गंभीर वकालत करते हुए पाए गए। और जैसे कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा की वकालत किए जाने के संदर्भ में जो सबसे पहला नाम आपके सामने आता है वो क्या है, राजा राममोहन राय हैं। हालांकि मैंने कक्षाओं में कई बार पहले भी कहा होगा कि राजा राममोहन राय की आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में जो एडवोकेसी है, जो वकालत है, उसको कैटेगराइज करके तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन आज हम इसमें थोड़ा बदलाव करके अवश्य चलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आज की चर्चा का जो प्रारंभ होगा एक तुलनात्मक अध्ययन के साथ होगा, एक कंपैरेटिव स्टडी के साथ होगा, और इस तुलनात्मक अध्ययन में हम 2 प्रकार के कैरेक्टर्स आमने सामने रखेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ड्राफ्टिंग मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाया है ताकि समय की थोड़ी बचत हो जाए। यानी कि हमें एक कंपैरेटिव स्टडी लेकर के चलना है, और ये जो साथियों कंपैरेटिव स्टडी होगा ये आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में होने वाला है। और आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में जो कंपैरेटिव स्टडी आपने लेनी है वो एक तरफ क्या रहेंगे, राजा राममोहन राय रहेंगे, एक तरफ क्या रहेंगे, सर सैयद अहमद खान रहेंगे। जैसे कि हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि राजा राममोहन राय पहले भारतीय माने गए हैं जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की। अब यहां से थोड़ा मैं परिवर्तन करके चलूंगा। कहा यह जाता है कि वो भारतीय जनमानस के व्यक्तित्व में तार्किक विश्लेषण की क्षमता देना चाहते थे। असल में राजा राममोहन राय का मानना यह था कि जब तक भारतीय जनमानस को आधुनिक शिक्षा के ग्राउंड पर हम लोग टीच करके नहीं चलेंगे, तब तक भारतीय जनमानस के व्यक्तित्व में एक साइंटिफिक अप्रोच का डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब तक भारतीय जनमानस के व्यक्तित्व में साइंटिफिक अप्रोच का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक भारतीय जनमानस को भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में जागरूक कराना क्या होगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए यहां कहा तो यह जाता है कि राजा राममोहन राय भारतीय जनमानस को क्या है आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना चाहते हैं, और भारतीय जनमानस के व्यक्तित्व में एक तार्किक विश्लेषण की पद्धति को पैदा करना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनमानस उस तार्किक विश्लेषण की पद्धति का सकारात्मक प्रयोग कर पाए।
व्यवस्थित प्रयोग कर पाए और अपने ही समाज के प्रति अपने आप को जागरूक कर पाए और यह सुनिश्चित कर पाए कि मेरे समाज के लिए अच्छाई क्या है और मेरे समाज के लिए बुराई क्या है। लेकिन आप ये बात भी मान के चलेंगे कि राजा राममोहन राय जो हैं वो ब्रह्म समाज की ओर से इस प्रकार की बातें करते हुए पाए गए हैं और ब्रह्म समाज का जो संबंध है वो भारतीय हिंदू समाज के साथ है। तो अगर आप चाहें तो उनकी वकालत को, आधुनिक शिक्षा की जो उनकी वकालत है, अगर आप चाहें तो आप उसको प्रॉपर कैटेगराइज भी करके चल सकते हैं। यानी कि राजा राममोहन राय संपूर्ण भारतीय जनमानस को एक सामाजिक इकाई मान के नहीं चल रहे हैं। वो आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, भारतीय जनमानस को देना चाहते हैं, लेकिन ये जो आपका भारतीय जनमानस होगा इसकी जो प्रॉपर कनेक्टिविटी आप करके चलेंगे वो हिंदू समाज के साथ करके चलेंगे। क्योंकि जैसा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में उनकी जो जोरदार वकालत है वो किसकी ओर से आती है, वो ब्रह्मो समाज की ओर से आती है। और ब्रह्मो समाज का संबंध किसके साथ है, वो केवल हिंदू समाज के साथ है। तो अब कुल मिलाकर के ये कहने में किसी प्रकार की कोई समस्या का भाव हमें नहीं होना चाहिए कि अच्छी बात है कि राजा राममोहन राय पहले भारतीय माने गए जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की है। और यह कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा की जो उनकी वकालत है वो भारतीय जनमानस के संदर्भ में है। लेकिन ये जो भारतीय जनमानस होगा इसको आप चाहें तो आप प्रॉपरली कैटेगराइज करके चलेंगे, इसका संबंध आप कहां जोड़ के चलेंगे, हिंदू समाज के साथ जोड़ के चलेंगे। हाँ ठीक है, वो हिंदू समाज से संबंधित भारतीय जनमानस के व्यक्तित्व में तार्किक विश्लेषण की एक क्षमता देना चाहते हैं और जो तार्किक विश्लेषण की क्षमता है उसी के बिहाफ पर हिंदू समाज से संबंधित भारतीय जनमानस को समझाना चाहते हैं कि भैया अपने माइंड की जो विंडोज है ना उनसे रूढ़िवादिता की जो एक चादर है उसको हटाने का कार्य करो। अपने व्यक्तित्व के तार्किक विश्लेषण की क्षमता का प्रयोग करो और ये देखो कि आपके समाज के लिए कौन सा मूल्य अच्छा है और आपके समाज के लिए कौन सा मूल्य क्या है, नकारात्मक है या नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर के हमको यह भी कह करके चलना पड़ेगा कि राजा राममोहन राय की जो वकालत है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में वो वकालत भी करते हुए नजर आ रहे हैं और हम लोगों को आधुनिक शिक्षा की एक स्ट्रेंथ यानी कि एक ताकत भी बताने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैंने डे 1 में आपको बता दिया था आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी आपको चर्चाएं करनी है गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में हमने आपको जागरूक कर दिया है। हम इंडियन फिलॉसफी को आधार बना करके बीच बीच में और भी आपको जागरूक करते रहेंगे। लेकिन आपके पाठ्यक्रम की मेन डिमांड यह है कि पहले आप आधुनिक शिक्षा की ताकत को पहचान लें, आधुनिक शिक्षा की गंभीरता को जान लें, उसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में वैल्यूज आपके सामने दी गई हैं उन तमाम प्रकार की वैल्यूज को साइंटिफिकली कैलकुलेट करना टच एंड गो वाली बात हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां का नाम भी आपके सामने आता है। हालांकि मैंने हमेशा कहा होगा कि सर सैयद अहमद खां से व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन सर सैयद अहमद खां का जो व्यक्तित्व है वो उसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा आएंगे। कभी तो ये कुछ कहेंगे, कभी ये कुछ कहेंगे। लेकिन फिलहाल आज की चर्चा में जो सर सैयद अहमद खां का रेफरेंस हमने आपके सामने उठाया है, यहां अभी फिलहाल हम इनकी आलोचना नहीं करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें इनका टॉपिक आएगा ही आएगा। और जब उसमें इनका टॉपिक आएगा तो वहां बड़ी प्यार के साथ क्या है, इनको सम्मान भी दे देंगे और हल्की सी इनकी क्या है आलोचना भी कर देंगे। जितना समय की क्या रहेगी डिमांड रहेगी, बड़े कैरेक्टर हैं। तो यहां पर यह कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खां पहले ही मुस्लिम व्यक्ति माने गए हैं जिन्होंने, अब यहां पर तो प्रॉपरली आप कैटेगराइज करके चलोगे ही, जिन्होंने मुस्लिम समाज हेतु आधुनिक शिक्षा की वकालत की। यह इनका गंभीर प्रयास रहा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी है वो इस्लामिक एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करके चलती है। मुस्लिम सोसाइटी में शिक्षा के मामले में रूढ़िवादिता आपको नजर आएगी। गौर करना, मुस्लिम सोसाइटी इस्लामिक एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करके चलती है और मुस्लिम सोसाइटी में शिक्षा के मामले को लेकर के रूढ़िवादिता आपको नजर आएगी। मुस्लिम सोसाइटी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि हमारा जुड़ाव आधुनिक शिक्षा के साथ हो। हम उस समय के हिसाब से बात कर रहे हैं, आज तो काफी परिवर्तन हो चुके हैं। लेकिन सर सैयद अहमद खां की ताकत को आपको पहचाना पड़े, हिम्मत की है इन्होंने। देखो
इन्होंने हिम्मत की है, इन्होंने कहा कि नहीं, हम मुस्लिम समाज को क्या है, हम क्या देना चाहते हैं, हम मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं और मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा के धरातल पर हम शिक्षित करना चाहते हैं। मोटिव इनका भी वही है जो किसका है, राजा राममोहन राय साहब का है। क्योंकि देखो ये भी यही चाहते हैं कि मुस्लिम समाज से संबंधित जो आपका मुस्लिम जनमानस होगा, हम उसके व्यक्तित्व में तार्किक विश्लेषण की क्षमता को पैदा करना चाहेंगे और वो तार्किक विश्लेषण की क्षमता का प्रयोग करेगा और अपनी सोसाइटी और अपनी समाज को कैलकुलेट करेगा और खुद से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि हमारे समाज के लिए कौन सी वैल्यू अच्छाई हो सकती है और हमारे समाज के लिए कौन सी वैल्यू क्या है, बुराई हो सकती है। कुल मिलाकर के इस कंपैरेटिव स्टडी को आपके सामने रखने का मतलब मेरा यह था, एक तो आप ये जान पाएं कि अंग्रेजों के प्रयास तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे, उससे पहले कुछ इंडियंस भी आपको दिखाई पड़ते हैं जो आधुनिक शिक्षा की ताकत का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके सामने करते हैं और जो आपको ये एहसास कराने का कार्य करते हैं कि भैया आधुनिक शिक्षा की ताकत तो है। अगर आप आधुनिक शिक्षा के साथ अपना जुड़ाव करके चलोगे तो आपको फायदे होंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। मामला चाहे राजा राममोहन राय साहब का हो या मामला चाहे किसका हो, सर सैयद अहमद खान साहब का हो, आप देखेंगे इन्होंने जो आधुनिक शिक्षा की वकालत की है तो इन दोनों का मानना क्या रहा, हम आपको यहां पे ये भी बता के चलेंगे। इन दोनों की ओर से कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन या अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभाव की कोई बड़ी आलोचना की, बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि मैंने लिख करके आपको पूरा बताया है कि इन दोनों की आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में जो वकालत आप देख पा रहे हैं उस वकालत में एक क्या है, ग्राउंड ऑफ सिमिलरिटी है, यानी कि समानता का धरातल आपको दिखाई पड़ता है। और समानता का धरातल मेरे प्यारे साथियों क्या दिखाई पड़ता है कि ये अंग्रेजी शासन का समर्थन करते हुए, क्या कहा हमने कि ये अंग्रेजी शासन का समर्थन करते हुए क्या है, आधुनिक शिक्षा को भारत में लाना चाहते हैं। दोनों का मानना यह रहा कि जब तक हम अंग्रेजी शासन का समर्थन नहीं करेंगे या जब तक हम अंग्रेजों का कोऑपरेशन नहीं लेंगे तब तक भारत में मॉडर्न एजुकेशन का ना तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो पाएगा और ना ही हम लोग आधुनिक शिक्षा के बिहाफ पे भारतीयों को गहराई में जाकर के शिक्षित करा पाएंगे। तो दोनों ने अंग्रेजी शासन का समर्थन किया। एक बात और बता देते हैं आगे के लिए, यह भी याद रखना, मामला चाहे सर सैयद अहमद खान साहब का हो या मामला चाहे किसका हो, ये राजा राममोहन साहब का हो, दोनों ने क्या है, दोनों ने कंपनी के अधीन अपनी सेवाएं देने का कार्य किया था। तो ये इस नाते हमने आपके सामने रखा ताकि आप आधुनिक शिक्षा की एक अच्छी ताकत समझ पाएं और कम से कम आपके माइंड में ये बात प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाए कि अंग्रेजी शासन जो रहा या अंग्रेजों के जो आधुनिक शिक्षा को लेकर के प्रयास रहे उससे अलग जाकर के थोड़ा हमें भारतीयों की ओर से भी थोड़ा एक डिस्कशन करके चलना पड़ता है। इंडिया में दो ही लोग उस समय ऐसे बढ़िया दिखाई पड़े जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की जोरदार वकालत की और आपको यह सिखाने का कार्य किया कि आधुनिक शिक्षा की अपनी एक ताकत होती है और आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़ने में आपको फायदा ही फायदा है। ये बात आप करेंगे। हालांकि इसका एक नुकसान भी होता है, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं अंग्रेजी प्रयास की ओर से। जैसे हमने हाईलाइट आज की क्लास में किसको कर लिया है, आधुनिक शिक्षा को। किसको कर लिया है, आधुनिक शिक्षा को, आधुनिक शिक्षा को। ओके, अब आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में हमें यहां पर क्या लेके चल रहे हैं, हमें यहां पर आप चाहें तो इसको कह सकते हैं विदेशी प्रयास। अगर आपका मन हो तो आप इसको क्या कह पाएंगे, आप इसको विदेशी प्रयास भी कह सकते हैं। देखो अपनी चर्चाओं में ना अपने आप को हमेशा डिफरेंट बना के चलो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी प्रयास, या फिर आप क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी प्रयास, अंग्रेजी प्रयास। और ये जो आपके अंग्रेजी प्रयास हैं, इन अंग्रेजी प्रयासों में अब जो आपको हाईलाइट करना है, अब आपको हाईलाइट करके चलना पड़ेगा कि चार्टर एक्ट ऑफ आप जान ही पा रहे होंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम आपको डिस्कस करके चलना है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर किसी भी व्यवस्था के साथ आपने चार्टर अधिनियम जोड़ दिया है तो उसमें जो डायरेक्शन दी जाती हैं वो कंपनी को उस समय दी जाती हैं।
यानी कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है या भारतीय जनमानस का कोई प्रत्यक्ष तौर पर लेना देना नहीं है। चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो प्रॉपर डायरेक्शंस उस समय दी गई वो कंपनी के अधिकारियों को दी गई, ये कंपनी के लोगों को दी गई। अब ये 1813 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? ये कहता है कि भाई देखिए ऐसा है, शिक्षा का विकास, अभी मैं इसको कैटेगराइज करके नहीं चलूंगा, शिक्षा का विकास भारत में होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, शिक्षा का विकास भारत में होना चाहिए। क्या कहा? शिक्षा का विकास भारत में होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई क्या है, एक काम करेंगे हम कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए, या आपने अमाउंट देखा होगा, प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए कंपनी की ओर से शिक्षा के विकास हेतु खर्च किए जाएंगे, शिक्षा के विकास हेतु खर्च किए जाएंगे, शिक्षा के विकास हेतु खर्च किए जाएंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम है ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में ये पहला दस्तावेज है। ये अपने आप में क्या है? पहला दस्तावेज है। चीजों को कैटेगराइज किया करो, सवाल निकाला करो। ये अपने आप में क्या है? पहला दस्तावेज है ना, जिसमें आपको क्या बताना है? जिसमें आपको ये बताना है कि शिक्षा के विकास हेतु अंग्रेजी प्रयास सबसे पहली बार सामने आया। अंग्रेजी प्रयास सबसे पहली बार सामने आया। यानी कि 1813 के चार्टर अधिनियम में या 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेज कुछ कहना चाहते हैं, और अंग्रेज ये कहना चाहते हैं अभी शिक्षा को लेकर चलना है ना, अभी चीजों को कैटेगराइज करके मत चलना, क्योंकि अगर आप यहीं पर कैटेगराइज करके चलोगे थोड़ा आगे आपको परेशानी हो सकती है। यहां केवल आप ये कहेंगे कि अंग्रेज चाहते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास होना चाहिए, और प्रत्येक वर्ष एक अमाउंट दिया गया है कि 1 लाख रुपए कंपनी की ओर से शिक्षा के विकास हेतु खर्च किए जाएंगे। मैंने इसको बदल के आपको ऐसे बताया कि आपको ये कहना भी आ जाना चाहिए कि इट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ये अपने आप में फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसकी सहायता से एक अंग्रेजी प्रयास, सबसे पहला अंग्रेजी प्रयास, क्या कहा हमने? सबसे पहला अंग्रेजी प्रयास आपके सामने आ रहा है, जो आपको ये समझाने का कार्य कर रहा है कि अंग्रेजों का हल्का सा इंटरेस्ट आया है भारत में एजुकेशन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन आप जानते होंगे कि ये अमाउंट कभी खर्च हो ही नहीं पाया। ये अमाउंट कभी क्या खर्च हो ही नहीं पाया। और जब आप ये समझाने का कार्य करेंगे अपने आप को कि भैया आपने अपने ही एक डॉक्यूमेंट में साफ साफ कहा कि हम भारत में शिक्षा का डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, हम भारत में शिक्षा का विकास कराना चाहते हैं, और हम कंपनी को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपकी ओर से प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के विकास के लिए खर्च हो जाना चाहिए। लेकिन ये अमाउंट खर्च क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए आपको एक विवाद का धरातल डिस्कस करके चलना पड़ेगा, और इस विवाद के धरातल को जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे ना, तब तक आगे की विंडो आपकी ओपन हो ही नहीं पाएगी। इसलिए आपको यह समझा के चलना पड़ेगा कि 1813 के अधिनियम की जो डायरेक्शन है या जो प्रोविजन भी आप इसको कह सकते हैं, उसको देख करके ठीक लग रहा है ना। अमाउंट पे हम नहीं जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आपने कम से कम कुछ तो कहा, आपने 1 लाख रुपए की बात कही, चलो ठीक है, उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से हम क्या है, हम 1 लाख रुपए क्या है मान लेते हैं कि ठीक ठाक है। लेकिन जो अमाउंट आपने सामने रखा वो अमाउंट कभी खर्च नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण क्या रहा? तो इसके पीछे का जो आप मेजर वन रीजन यहां पर कैलकुलेट करने की बात करेंगे, इसके पीछे का जो आप यहां पर मेजर वन रीजन कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो फिर आपको यहां पर क्या क्या दिखाना पड़ेगा? आपको यहां पर एक विवाद का धरातल दिखाना पड़ेगा। कंडीशन पूरी बना लेते हैं। आइए एक और हम क्या लिखेंगे? चार्टर एक्ट ऑफ 1800
1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसका एक हम क्या दिखा देते हैं, प्रावधान। और प्रावधान अभी भी आपने देखा, प्रावधान क्या कहता है? प्रावधान ये कहता है कि भारत में शिक्षा के विकास हेतु, भारत में शिक्षा के विकास हेतु, भारत में शिक्षा के विकास हेतु, शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च होंगे, 1 लाख रुपए खर्च होंगे, 1 लाख रुपए क्या होंगे, खर्च होंगे। लेकिन अब हम मान लीजिए एक अमाउंट आपको मिला, एक अमाउंट आपको मिला। अब इस अमाउंट के साथ कैलकुलेशन करते हैं, खर्च क्यों नहीं किया गया या खर्च क्यों नहीं हो पाया, खर्च क्यों नहीं हो पाया, खर्च क्यों नहीं हो पाया। तो अगर आप ये समझाना चाहते हैं कि खर्च क्यों नहीं हो पाया, तो यहां पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, एक हिंदी में विवाद का धरातल दिखाना पड़ेगा, विवाद का धरातल आपको दिखाना पड़ेगा, विवाद का धरातल आपको दिखाना पड़ेगा। और इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, एक ग्राउंड ऑफ डेडलॉक आपको दिखाना पड़ेगा, एक ग्राउंड ऑफ डेडलॉक आपको दिखाना पड़ेगा, ग्राउंड ऑफ डेडलॉक आपको क्या साथियों यहां पर दिखाना पड़ेगा। ओके, अब ये भी जो आपका विवाद का धरातल है, इस विवाद के धरातल के हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इसके पक्ष बनाएंगे, पक्ष यानी कि इसके आस्पेक्ट हम बनाएंगे, हम इसके पक्ष बनाएंगे यानी कि हम इसके क्या बनाएंगे, आस्पेक्ट्स हम बनाएंगे। और इसके जो आस्पेक्ट्स बनेंगे वो 2 प्रकार से आपके सामने बनते हैं। एक को कहा जाता है कि विवाद का धरातल जो हुआ, एक को क्या कहा जाता है, प्राच्यवादी। क्या कहा जाता है, प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्टिक, क्या कहेंगे, ओरिएंटलिस्टिक, प्राच्यवादी। यानी कि एक वर्ग क्या होगा, वो प्राच्यवादी कहलाएगा, और एक वर्ग क्या होगा जिसको आप क्या कहेंगे, आंग्लवादी कह सकते हैं, सीधा हम आंग्लवादी कह सकते हैं, यानी कि एंग्लिस्टिक, एंग्लिस्टिक है ना, आंग्लवादी हम कह सकते हैं। अब मेरी बातों को समझो, 1813 के चार्टर अधिनियम के बिहाफ पर आपके सामने पूरा हमने दोबारा फिर बनाया कि साफ साफ कहा जाता है कि भारत में शिक्षा के विकास हेतु हम प्रत्येक वर्ष क्या 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो हमको अब यहां पर यह समझ के चलना है, हमको क्या है, अब यहां पर यह समझ के चलना है कि भाई ये अमाउंट कभी खर्च क्यों नहीं हो पाया। तो जब आप इस बात को समझाने की बात करेंगे कि भाई ये अमाउंट कभी खर्च क्यों नहीं हो पाया, तो यहां पर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यहां पर आपको एक विवाद का धरातल आपको दिखाना पड़ेगा। और ये जो विवाद का धरातल होगा, इसके 2 प्रकार के एस्पेक्ट आप बताएंगे, यानी कि 2 प्रकार की विचारधाराएं बनी हैं। एक विचारधारा क्या है, प्राच्यवादी विचारधारा है, और एक विचारधारा क्या है, आंग्लवादी विचारधारा है। और जो यहां पर आंग्लवादी विचारधारा है, इसमें जो मेजर करैक्टर्स आप दिखाएंगे तो आप 3 प्रकार से दिखाएंगे। एक तो मिलेंगे आपको लॉर्ड मैकाले, एक कौन मिलेंगे आपको, लॉर्ड मैकाले मिलेंगे, एक आपको कौन मिलेंगे, लॉर्ड मैकाले आपको दिखाई पड़ेंगे, और एक आपको यहां पर कौन दिखाई पड़ेंगे, एल्फिंस्टन दिखाई पड़ेंगे, एल्फिंस्टन आपको दिखाई पड़ेंगे। और एक नाम आप जोड़ के चलेंगे, थॉमस मुनरो। क्या जोड़ के चलेंगे, थॉमस मुनरो। ये 3 करैक्टर आप यहां पे दिखाएंगे जो आंग्लवादी जो विचारधारा है उस समय उसका नेतृत्व करने की बात कर रहे थे। यहां पर जो आपका प्राच्यवादी विचारधारा है, प्राच्यवादी विचारधारा के साथ आप एक ही करैक्टर जोड़ के चलेंगे, मेजर करैक्टर एक ही जुड़ेगा, और वो जो मेजर करैक्टर आप यहां पर एक जोड़ के चलेंगे उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा H.T. प्रिंसेप। क्या नाम होगा, H.T. प्रिंसेप। आप यहां पर नाम जोड़ के चलेंगे, H.T. प्रिंसेप। ठीक है, तो 2 प्रकार की विचारधाराएं आमने सामने आएगी, दोनों में टकराव होगा। इसी नाते क्या हुआ कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो रेस्पेक्टिव अमाउंट आपके सामने रखा गया था वह अमाउंट खर्च नहीं हो पा रहा था। अब प्राच्यवादी क्या चाहते हैं, देखिए प्राच्यवादी ये चाहते हैं, यहां पे ऐसे बनाओ, एडुकेशन, एक होगा एडुकेशन का करैक्टर यानी कि चरित्र, एक होगा एडुकेशन का मीडियम यानी कि माध्यम।
ठीक इसी प्रकार से जो आपका आंगनवाड़ी है वहां भी क्या बनाओ, एडुकेशन, वहां भी क्या दिखाओ, एडुकेशन, और एडुकेशन में एक और क्या दिखाएंगे, करेक्टर, और एक और आप क्या दिखाएंगे, मीडियम। एक और क्या लेके चलेंगे, करेक्टर, और एक और क्या लेके चलेंगे, मीडियम। अब मेरी बातों को बहुत प्यार से आप ऑब्जर्व करने की बात करेंगे। यहां पर जो आपकी प्राच्यवादी विचारधारा है, प्राच्यवादी विचारधारा शिक्षा का करेक्टर यानी कि चरित्र क्या बनाना चाहती है, आधुनिक बनाना चाहती है, यानी कि मॉडर्न बनाना चाहती है। आधुनिक बनाना चाहती है यानी कि क्या बनाना चाहती है, मॉडर्न बनाना चाहती है। लेकिन जो मीडियम है, मीडियम में क्या है, वो कहती है कि भी हम क्या है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज होंगी, वर्नाकुलर, मीडियम में क्या कहा गया कि जो वर्नाकुलर, अभी हिंदी में हम इसको समझा रहे हैं आपको, वर्नाकुलर लैंग्वेजेज होंगी, यानी कि जो भारत की क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, जो भारत की क्या होंगी, क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, मीडियम वो रहेगा। यानी कि शिक्षा क्या होगी, आधुनिक होगी, लेकिन जो आधुनिक शिक्षा होगी वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में क्या है, प्रोवाइड कराई जाएगी। तो प्राच्यवादियों का मानना यह रहा कि करेक्टर हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं, लेकिन मीडियम हम क्या है, हम पुराने ही रखना चाहते हैं। हम क्या है, मीडियम क्या रहेगा कि भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में क्या है, आधुनिक शिक्षा भारतीयों को उपलब्ध कराया जाए। इससे क्या हो जाएगा, काफी आसानी हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहां पर देखिएगा कि जो आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी भी इन द सेम वे जो एडुकेशन का करेक्टर आपको देना चाहते हैं, तो एडुकेशन का जो रेस्पेक्टिव करेक्टर आपको देना चाहते हैं, उनकी बात भी यही है कि करेक्टर कैसा हो जाए, मॉडर्न हो जाए, यानी कि कैसा हो जाए, आधुनिक हो जाए। लेकिन मीडियम में क्या आ जाए, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए। लेकिन मीडियम में क्या आ जाए, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए। लेकिन मीडियम में क्या आ जाए, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए। तो इनका मानना थोड़ा क्या रहा, अलग रहा। इनका मानना क्या रहा, थोड़ा अलग रहा। इनका मानना क्या रहा, थोड़ा अलग उस समय रहा। तो ये जो विवाद का ग्राउंड हमने आपके सामने दिखाया है, ये जो विवाद का ग्राउंड है, इसी नाते आप देख पा रहे हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम में जो भी शिक्षा के विकास को लेकर के डिस्कशंस हुए या जो भी बातचीत हुई, उसमें अमाउंट तो आपके सामने आ गया था। लेकिन अगर आपको ये विचार करके चलना हो कि वो जो आपका रेस्पेक्टिव अमाउंट है वो खर्च क्यों नहीं हो पाया, तो फिर आपको यहां पर एक विवाद का ग्राउंड ऑफ डेडलॉक आपको दिखाना पड़ेगा, जिसके एस्पेक्ट आपको बताने पड़ेंगे। एक प्राच्यवादी वर्ग हो जाएगा, एक आंगनवाड़ी वर्ग हो जाएगा, या विचारधारा भी कह सकते हैं। प्राच्यवादियों का मानना यह था, करेक्टर देखो, क्वेश्चन आ जाता है, करेक्टर क्या होगा, एच.टी. प्रिंसेप होगा, यहां पर एक ही करेक्टर लेके चलेंगे। आंगनवाड़ी में क्या, लॉर्ड मैकाले हैं, एल्फिस्टन है, और आपके सामने थॉमस मुन्नो आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन जो प्राच्यवादी हैं वो शिक्षा का करेक्टर क्या बनाना चाहते हैं, मॉडर्न, और आधुनिक शिक्षा को आप ही की क्षेत्रीय भाषाओं की ओर से क्या है, आपको उपलब्ध करवाना चाहते हैं। लेकिन जो आंगनवाड़ी हैं वो शिक्षा का करेक्टर क्या बताएंगे, मॉडर्न, और लैंग्वेज आपको क्या देंगे, अंग्रेजी भाषा, यानी कि आधुनिक शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में देने की वकालत भारतीयों को कौन करते हैं, आंगनवाड़ी करते हैं। और आधुनिक शिक्षा को भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में ही भारतीयों को उपलब्ध कराने की वकालत कौन करते हैं, प्राच्यवादी करते हैं। अब यहां से आगे का जो डिस्कशन होगा, तो यहां से आगे का डिस्कशन की विंडोज थोड़ा अलग हैं। क्या कहा हमने, यहां से आगे का जो डिस्कशन होगा उसके विंडोज थोड़ा अलग हैं, ठीक है। तो वो तो हम क्या है, कल की क्लास में आपके सामने रखेंगे, कल की क्लास में आपके सामने हम रखेंगे। आज का डिस्कशन इतना ही रहने देते हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी हमने की है, 1813 का चार्टर अधिनियम का रेफरेंस हमने ले लिया है, और एक विवाद का धरातल क्या है हमने यहां पर आपको क्या है बता दिया है। नियमित रूप से कक्षाओं के साथ जुड़ के आपको काम करना है। मैं हट जाता हूं, थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना। नियमित रूप से कक्षाओं के साथ क्या जुड़ के आपको काम करना है। कक्षाएं अब आपके सामने सिस्टमैटिकली आने लगी हैं, ठीक है। जितना हम आपके लिए कर पाएंगे उतना हम करके चलेंगे। आप हमें भली भांति जानते हैं, थोड़ा हम टाइम टेकन है, लेकिन कैलकुलेशन जिस तरीके से करते आए हैं उसी तरीके से कैलकुलेशन आपके सामने आएंगी। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।